हेलो एवरीवन। सभी व्यूअर्स का, परीक्षार्थियों का और शिक्षक साथियों का प्रयास के इस दूसरे मॉडल पेपर में स्वागत है। और यह 10th का जो एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है उसमें प्रयास की अच्छी सफलता के लिए मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि हमें ऐसी सफलता है वो सीनियर सेकेंडरी के एग्ज़ाम में भी मिलेगी। तो इसी कामना के साथ हम अपना यह मॉडल पेपर है वो शुरू करते हैं। परीक्षार्थियों को मैं शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि ये जो मॉडल पेपर है इसको 2 पार्ट में बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ग्रामर का पार्ट ले रहे हैं और दूसरा जो आपका पार्ट रहेगा उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे प्लस अपना जो डी सेक्शन कंपोजिशन वाला आता है वो लेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पैराग्राफ्स जो यूज़ होते हैं कॉम्प्रिहेंशन में उनको हम इस पेपर से अलग रखेंगे, क्योंकि उसके लिए चैनल पर आपके लिए वीडियोस डाले गए थे और उसमें आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं महसूस की जा रही है। इसलिए आपके लिए जो 2 पार्ट में बनाए गए हैं उसमें से पहला पार्ट आपको आज उपलब्ध हो जाएगा। तो हम सभी इसका श्रीगणेश करते हैं और इसे शुरू करते हैं। ये जो आपका पार्ट रहेगा इसमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेसन वाइज लिया गया है। तो उसमें आपका जो पहला लेसन है उस लेसन में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है, जैसे आपसे पूछा जाए कि नेम ऑफ द नरेटर, जो आपकी लेसन है द लास्ट लेसन, तो उसका नरेटर है आप कहेंगे कि अल्फोंस डोरेट है। इस लेसन में टीचर का नाम क्या था तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, हेमल था। फिर जो स्टूडेंट का नाम क्या था तो फ्रेंच था। तो आप ये जानते हैं अच्छे से कि जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कोशिश ये की जा रही है कि हम सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं उनको हम कवर कर लें। तो आप इनको पॉइंट वाइज इसी तरीके से याद करते हुए चलिए बेटा। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टॉपिक वाज गिवन टू लर्न। तो ये पूछ रहा है कि जो टीचर है हेमल उसने फ्रेंच को कौन सा जो टॉपिक है वो याद करने के लिए उस दिन दिया था। आपको यदि कहानी याद हो तो हमने देखा था कि जो फ्रेंच है उसको याद करने के लिए पार्टिसिपल दिया गया था, जैसे कि आपको याद करने के लिए दिया जाता है। फिर वो उसने याद नहीं किया, जैसे तुम भी नहीं करते हो, तो फिर क्या होता है कि वो डर बैठ जाता है कि भाई टीचर क्या करेगा, अगले दिन क्या होगा। तुम सभी अच्छे से जानते हो इस चीज़ को। तो फिर वो अगले दिन लेट होता है, लेट स्कूल जाने की सोचता है, नए जाने की सोचता है, तो वो इसमें है। तो वो उसने पार्टिसिपल याद करने के लिए दिया था। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हेमल है वो कौन सी लैंग्वेज के टीचर थे। तो आपका उत्तर होगा फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे, ठीक है। और फ्रेंच लैंग्वेज ही उनकी सबसे अच्छी लैंग्वेज थी, वो इसको विश्व की सबसे बेहतरीन लैंग्वेज मानते थे। ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है इस लेसन का, विच लैंग्वेज विल बी टॉट फ्रॉम नेक्स्ट डे। तो आपको पता ही है कि लास्ट लेसन था, तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे वो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं वो पर्शिया ने ऑक्यूपाइड कर लिए थे, कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, अगले दिन से वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो आपको याद रखना है कि वो फ्रेंच भाषा का तो लास्ट लेसन था, हेमल फ्रेंच भाषा पढ़ाया करते थे, अगले दिन से वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये आदेश बर्लिन से आ गया है। फिर है अगला क्वेश्चन, आप देखेंगे कि कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको कि कब्जा कर लिया गया था। तो आपको याद रखना है अल्सेस एंड लोरिन। अल्सेस एंड लोरिन इन दोनों पर कब्जा कर लिया था, जो फ्रांस के थे और अब जर्मनी के हो गए हैं।
अगला क्वेश्चन आपको ध्यान करना है, हु इज गोइंग विद हेमल आउट ऑफ द कंट्री नेक्स्ट डे। भी हेमल है वो फ्रांस छोड़ के जा रहा है ना, क्योंकि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जा रही वहाँ पे। अगले दिन से तो जर्मनी का जो टीचर है वो आ जाएगा जर्मन पढ़ाने के लिए, तो वो देश छोड़ के चला जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसके साथ कौन जा रहा है अगले दिन, तो उसकी बहन जा रही है। कौन जा रही है? उसकी सिस्टर जा रही है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय हेमल एट लास्ट। तो भाई वो उसकी क्लास ख़त्म हो गई, लास्ट क्लास थी, है ना, बहुत ज़्यादा वो भावुक हो रहा था, तो उस समय उसने बोर्ड पे क्या लिखा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लास्ट में वो बहुत कोशिश करके बोर्ड पे केवल लिख पाता है विवे ला फ्रांस। ठीक है, ये आपको फ्रेंच भाषा में है, इसको ऐसे ही याद रखना है, विवे ला फ्रांस, जिसका अर्थ होता है फ्रांस अमर रहे या फ्रांस जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन है बेटा, द चिल्ड्रन वर ड्राइंग। वो जो बच्चे हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को जो लास्ट लेसन के दिन क्लास लेता है, पढ़ाता है, तो ये पूछ रहा है कि भाई बच्चे किस चीज़ की ड्राइंग बना रहे थे। तो आपको आंसर याद रखना है, फिश हुक्स। किस चीज़ की ड्राइंग बना रहे थे? फिश हुक्स। तो ये याद रखना है। इसके अलावा साथ में ही एक मैं प्रश्न आपको सीधा बता रहा हूँ, वो भी आपको याद रखना है कि जब हेमल है बच्चों को राइटिंग लिखने के लिए देता है, जैसे बचपन में तुमने भी क्या क्या गढ़े ABCD लिखे ना, उसको बोलते हैं राइटिंग। तो राइटिंग देता है, तो उस राइटिंग में वो बच्चों को कॉपी में डाल के देता है अल्सेस फ्रांस, अल्सेस फ्रांस, अल्सेस फ्रांस। तो ये आपको प्रश्न अलग से याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जो हेमल है वो बच्चों को पढ़ने के अलावा एक्स्ट्रा कौन सा काम दिया करते थे, यानी पढ़ने के अलावा कौन सा काम बच्चों से कभी कभी करवा लिया करते थे। तो वो गार्डन में पानी देने का काम करवाया करता था। कौन सा काम करवाया करता था? गार्डन में पानी देने का काम। तो ये पहले प्रश्न के जो मल्टीपल जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपने लगभग अपना तैयार कर लिया है। अब हम अगले लेसन पे चलने की तैयारी करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगला आपका लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का राइटर था अनीश जुंग, अच्छे से याद है आपको। लॉस्ट स्प्रिंग की जो पहली कहानी है उस कहानी का मुख्य पात्र साहेब है, तो आपने अच्छे से याद किया होगा। अब ये साहेब है, साहेब काम क्या करता था? छोटा बच्चा था साहेब कहानी के अनुसार। तो साहेब है वो काम करता था रैग पिकिंग का। रैग पिकिंग यानी कचरा बिनने का काम करता था। एक तो ये याद रखना है कि साहेब रैग पिकर था। दूसरी चीज़ ये याद करनी है कि साहेब अभी सीमापुरी में रहता है। कहाँ रहता है? सीमापुरी में। फिर आपको याद करना सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, और ये जो साहेब और साहेब का परिवार है वो दिल्ली में आया कहाँ से था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ये ढाका से आए थे। कहाँ से आए थे? ढाका से, बांग्लादेश। तो ये इतने क्वेश्चन हैं वो आपको इस एक लाइन से याद करने हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए। बच्चे का नाम साहेब था, कचरा बिनने का यानी रैग पिकर था। कहाँ था? सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ पर है? दिल्ली में। अब ये सीमापुरी में ये आए कहाँ से थे? सीमापुरी एक पूरी कॉलोनी है जिसमें कचरा बिनने वाले ही रहते हैं। तो ये पूरी कॉलोनी है वो ढाका से आई थी। ढाका में 1971 के समथिंग वहाँ से सेटल होके ये कहाँ गए थे? यहाँ पे आ गए थे। तो ये है पूरी कॉलोनी। अगला प्रश्न है कि साहेब है उसका पूरा नाम क्या है? तो साहेब का पूरा नाम है साहिबे आलम। साहिबे आलम, ये याद रखना है आपको, पूरा नाम है साहिबे आलम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा कि साहिबे आलम का अर्थ क्या होता है? साहिबे आलम का अर्थ क्या होता है? तो साहिबे आलम शब्द का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का राजा, ब्रह्मांड का बादशाह। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक लाइन इसमें दिया गई थी जिसको कि इंग्लिश में कोटेशन कहते हैं। तो वो था, वो आपको सिंपल पूरा याद रखना है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड।
गार्बेज टू देम इज गोल्ड। मतलब होता है कि भाई जो कचरा बिनने वाले हैं ना, उनको तो सब कुछ किससे मिल रहा है, कचरे से मिल रहा है, तो कचरा उनके लिए सोना है। तो अब ये खालिस्तान में पूछा जा सकता है, जैसे सेंटेंस दे देगा गार्बेज टू देम इज़, फिर ब्लैंक दे देगा, तो आपको ब्लैंक्स में भरना है गोल्ड। ये आपको पूरी लाइन याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, द नरेटर कंपेयर्स द रैग पिकर्स टू, की नरेटर है, लेखक है अनीस साहब, तो वो रैग पिकर्स जो बच्चे हैं उन बच्चों की तुलना किससे करता है। तो नाम याद रखना है बेटा, मॉर्निंग बर्ड्स। किससे तुलना करता है, मॉर्निंग बर्ड्स। वो कहता है कि ये बच्चे सुबह सुबह कचरा बीनने के लिए आते हैं और फिर ऐसे गायब हो जाते हैं, जैसे कि सुबह पक्षी आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं, ये भी बच्चे सुबह आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। इस प्रकार से वो तुलना। अगला प्रश्न है, वही कोटेशन याद रखनी है कि फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। ये लाइन है वो किन के लिए कही गई है, उन रैग पिकर्स, सीमापुरी में जो पूरे रहते हैं उनके लिए कही गई। ये कहता है कि जो उनके लिए भोजन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए पहचान से। लेकिन कहता है कि उनके पास कोई पहचान वगैरह है नहीं, तो इसके लिए उसने एक लाइन दी है कि फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। तो यहाँ ब्लैंक्स में पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला है, गार्बेज मीन्स वंडर फॉर द चिल्ड्रन एंड सर्वाइवल फॉर द एल्डर। तो आपका सीधा सीधा याद रखना है कि गार्बेज के दो अर्थ बताता है पाठ में। पहला तो बताता है कि छोटे जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए तो गार्बेज का मतलब है वंडर, आश्चर्य का ढेर है उनके लिए, तो ठीक है। और बड़ों के लिए इसका मतलब है सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी आजीविका, यानी जीने का साधन, कमाई का साधन, है ना। तो दो मतलब है, बड़ों के लिए तो आजीविका है, छोटों के लिए आश्चर्य का ढेर है। आश्चर्य का ढेर इसलिए कि कभी उसमें से उनको 1 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है, कई बार कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, है ना, तो इसलिए उनको नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं, तो उनका आश्चर्य है वो बना रहता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साहेब को कौन सा गेम पसंद था, साहेब को कौन सा गेम पसंद था। तो साहेब को टेनिस पसंद थी, तो याद रखना है कि साहेब का पसंदीदा गेम टेनिस थी, जो कि उसकी पहुंच से बहुत दूर था। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि साहेब है, उसको चाय की दुकान पर कितने सैलरी मिलती थी, कितनी मेहनताना मजदूरी मिलती थी। तो आपको याद रखना है 800 रुपये मिलते थे। अगला प्रश्न है कि साहेब है वो अंत में उसके हाथ में क्या देखा जाता है। तो बेटा याद रखना है आपको कि साहेब पहले तो काम करता था कचरा बिनने का ना, तो कचरा बिनने का काम करता था, तब तो कचरा बिनने वाला थैला उसके कंधों पर रहता था। फिर वो काम करने लग गया चाय की दुकान पे, तो अब अंत में उसके कंधों पर, हाथ में टी कैनिस्टर रहती है। टी कैनिस्टर चाय वाली केतली, आपने देखी होगी, तो चाय वाली केतली है उसके हाथ में रहती है। और इसके लिए एक बहुत ही पाठ में एक सुंदर लाइन आई थी, वो भी आप प्रयास करें याद रखने का, कि साहेब है उसको वो चाय वाली केतली है वो भारी लगती है उस कचरे वाले थैले से। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन आई थी। यहाँ ये इसलिए कहता है क्योंकि बेटा जब वो चाय का काम करता था, है ना, तो वहाँ उसकी स्वतंत्रता खो गई थी, यानी वो अब खुद की मर्जी का मालिक नहीं रहा था। अब तो वो किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहा था, तो उसकी स्वतंत्रता छिन गई थी, इसलिए वो चाय वाली केतली है वो उसको भारी लगती थी बनस्पत जो उसका वो कचरा बिनने वाला बैग था। तो ये लाइन भी आप प्रयास करें कि ये आपके याद रह जाए। अगला है, इसी पार्ट की जो सेकंड एक स्टोरी थी, आप कह सकते हैं कि इसका दूसरा पार्ट था फिरोजाबाद वाली घटनाएं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। तो उनमें पहला क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस था। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस था। फिरोजाबाद फेमस था
चूड़ियों के लिए। तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस था। अब है फिरोजाबाद है वो चूड़ियों के लिए फेमस था, तो आप कह देंगे चूड़ियों के लिए फेमस था। अगला प्रश्न है कि जो मुकेश है उसमें एक पात्र है, दूसरी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है, एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत हो रही है, अब थोड़ा एडजस्ट करें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जो आपके मुकेश जी हैं वो क्या बनना चाहते हैं। तो मुकेश है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, एक बात। दूसरा बात है उस कहानी का मुख्य पात्र मुकेश है। मुकेश क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। याद रह जाएगा सभी को। अब देखो हाँ देखो, एक वक्त शेर भर खाना भी नसीब नहीं हुआ। हाँ, ये आपकी वही व्हाट्सएप वाली लाइन आ गई है ना, व्हाट्सएप की इंग्लिश जिसको बोलते हो। प्रश्न ये है कि ये बात कही किसने थी। तो आपको याद रखना है ये एक बूढ़ी औरत ने बात कही थी, एन ओल्ड वुमेन। ये उसने कहा था कि भाई उसके पूरा जीवन निकल गया फिरोजाबाद में, है ना, इन्हीं चूड़ियों के बीच में, लेकिन उसके जीवन में एक ही दुख रहा, एक ही धोखा रहा, एक ही ग्लानि रही कि उसने कभी भी जीवन में एक टाइम का भी भरपेट खाना उसको नसीब नहीं हुआ है। ये लाइन याद रखें। अगला है व्हाट वाज बीइंग कुक्ड एट मुकेश होम दैट डे। कि जो लेखक है वो मुकेश के घर जाता है, याद होगा आपको, है ना। तो आपको ये बताना है कि मुकेश जब उसके घर जाता है तो उस टाइम पे उसके घर में क्या बन रहा था। तो आपको याद रखना है स्पिनच लीव्स बन रही थी। क्या बन रही थी? स्पिनच लीव्स। फिर है हाँ, ये भी पूछा जा सकता है अभी बना कौन रहा था। तो मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी यानी उसकी भाभी बना रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो उस कहानी में एक वो छोटी लड़की का जिक्र आया था बीच में कि वो बूढ़ी औरत के पास बैठी है, उसके हाथ हैं वो मशीन के पुर्जों की तरह काम कर रहे हैं, ऐसी एक लाइन आई थी। तो उस बच्ची का नाम याद रखना है आपको। उस बच्ची का नाम था सविता। नेम द लिटिल गर्ल विद मैकेनिकल हैंड्स, यानी पुर्जों की तरह काम करने वाली, मशीनरी की तरह काम करने वाली हाथों लड़की का नाम क्या था उस हाथ वाली? तो उसका नाम था सविता। याद रह जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि whom did अनीश जंग आस्क फॉर स्कूल। स्टार्ट की बात आती है, पाठ के शुरू में ही साहिब से एक क्वेश्चन करता है अनीश जंग की, क्या तुम स्कूल जाओगे। तो ये कौन पूछता है? तो आपको याद रखना है अनीश जंग। फिर आपको कहता है किससे पूछता है? तो साहिब से। फिर अगला प्रश्न है इट इज़ द कर्म हिज डेस्टिनी। ये कर्म थ्योरी आप याद रख सकते हैं। क्या याद रखोगे? कर्म थ्योरी। तो ये कर्म थ्योरी किसकी थी? मुकेश की ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर। आपने बूढ़िया क्या करना है कि भाई जो जिसो भाग होशी विशो मिल जैसी, है ना, इसी को हम कह सकते हैं कर्म थ्योरी है कि कर्म ही सही है। अगला प्रश्न है व्हाट डिड द यंग बॉय इन उडुपी प्रे फॉर। एक बीच में एक छोटा सा वाक्यांश आता है कि उडुपी वाली घटना आती है किस कहानी के बीच में। तो वो जो उडुपी वाला छोटा लड़का है वो किस चीज़ के लिए प्रार्थना करता है? तो आपको याद रखना है कि वो बच्चा है एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता है। किसके लिए करता है? एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता है। ये आपके इसमें से जो मल्टीपल क्वेश्चन है उसमें से आपके जो हैं वो कंप्लीट हुए। अब देखिए आप अगला जो आपका पार्ट है वो आप देखेंगे। डीप वाटर नाम का जो पार्ट है आपका, फर्स्ट चीज़ आपको पता ही है क्या याद करनी है आपको। पहली जो चीज़ आपको याद करनी है वो याद करनी है कि
जो डीप वाटर है उसका नरेटर कौन है, यानी डीप वाटर लिखा किसने है, तो ये आपको याद करना है। तो डीप वाटर लिखा है विलियम डगलस, विलियम डगलस ने, विलियम डगलस। फिर है अब वहाँ वो विलियम डगलस वाली थोड़ी सी कहानी है कि उसको बचपन में उसके साथ दो घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे उसको पानी से डर लगने लगता है बहुत ज़्यादा। तो वो फिर भी तैरना सीखना चाहता है, उसके दृढ़ निश्चय को दिखाया गया है, डर पे वो किस तरीके से जीत पाता है और लास्ट में तैरना सीख जाता है। तो तैरना सीखने के लिए उसने एक तालाब का चयन किया था, उसका नाम है YMCA पूल। क्या नाम था? YMCA पूल। और ये याकिमा नदी पर था। कहाँ पर था? याकिमा नदी पर। फिर है कि वो दो घटनाएं कौन सी थी जिससे कि पानी का डर उसके दिल में बैठ गया। तो पहली घटना थी बेटा जब वो 3 या 4 साल का था। कितने साल का था? 3 या 4 साल का था। इसी में दूसरा प्रश्न है कि कहाँ की घटना है वो छोटे वाली, वो थी कैलिफोर्निया। वो कैलिफोर्निया के बीच पर था और उस समय उसके साथ कौन था? उसका पिता। तो 3 प्रश्न आपको याद करने। पहली जो घटना हुई उसके साथ वो 3 या 4 साल की उम्र में हुई थी जब वो कैलिफोर्निया के बीच पर अपने पिता के साथ था। तो ऐसा कुछ था कि भाई वो अपने पिता से लिपटा हुआ था, एक तेज़ पानी की लहर आती है और उसको अपने साथ बहा के ले जाती है, यानी वो पिता की जो शरीर था उससे अलग हो जाता है, पानी के अंदर वो दब जाता है। तब से बच्चे के मन में डर बैठ जाता है। दूसरी जो घटना थी वो YMCA पूल पर ही हुई है जहाँ वो तैरना सीखने के लिए जाता है। तो अकेला था तो वो सोचता है भी ठीक है मैं बाद में, कुछ पानी का डर तो था ही उसको, तो अकेला जाने से डरता है। वो सोचता है कोई और आ जाए, तो फिर तुम्हारे जैसा एक कोई बदमाश आ जाता है और वो 18 साल के लगभग था। इसकी एज याद रखनी है, पाठ में उसका नाम नहीं लिया गया तो आपको एज याद रखनी है। एक लगभग 18 साल का एक लड़का आता है अच्छा खासा, तो वो उठा के उसको फेंक देता है तालाब में। आपको याद रखना है कि 18 साल के लड़के ने लेखक को तालाब में सीधा फेंक दिया, ठीक है। अब उस समय लेखक की उम्र क्या थी? 10 या 11 साल। तब वो मरते मरते बचा था और बहुत ज़्यादा पानी का डर उसके दिल में बैठ गया था। तो इस तरीके से अब ये जो तालाब था ये आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो इस तरीके से था तालाब जो था वो इस तरीके से था। मान लीजिए कि ये तालाब है, YMCA पूल है, तो इस बच्चे को इधर से उठा के और इधर डालता है। तो इस साइड तो ये है 3 फीट और इस साइड है ये 9 फीट। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो 9 फीट वाली साइड वो उसको डालता है। अब है तो ये जो छिछली साइड है ट्रेंच जो है वो ट्रेंचेरियस साइड तो 3 फीट है और जो डेप्थ है गहराई वाली साइड है वो 9 फीट है। ये याद रखना आपको। तालाब का नाम आपने याद कर लिया, YMCA। फिर देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जो नरेटर है तो उसने भैया अब सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर रखा, इंस्ट्रक्टर यानी सिखाने वाला रखा कि भाई उसको पक्का मतलब सीखना तो है ही चाहे कुछ हो जाए। तो उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर रख लिया कि भाई तू सिखा मेरे को, तो है ना। तो फिर उसने उससे ट्रेनिंग ली। तो लगभग उसने अक्टूबर में उसको रखा था और अप्रैल तक ट्रेनिंग ली। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने उसने उससे ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है एक कोटेशन याद रखनी है कि ट्राइंग टू स्केयर मी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये बात किसने कही और किससे कही, याद रह जाएगा ना। अच्छा शाबाश, देखो कोई बात नहीं, देखो ये हिंदी में याद कर लोगे। अच्छा मेरे को डराने की कोशिश करते हो तुम, कहते हो ना कभी कभी, अच्छा डराने की कोशिश कर रहा है तू मेरे को। तो ये बात है वो नरेटर ने कही थी, किससे? डर से। जब वो पानी में अकेला तैरने जाता है और उसको हल्का सा वो पुराने वाला डर याद आता है तब की ये बात है। आपको इतना याद रखना है कि ये बात नरेटर ने कही और डर से कही थी, ठीक है। अगला जो है नाउ कैन यू स्विम।
वही बात है कि नाउ कैन यू स्विम एक कोटेशन है। ये बात किसने कही, किससे कही? तो ये बात इंस्ट्रक्टर ने कही थी अप्रैल में। किससे? नरेटर से, यानी सिखाने वाले ने लेखक से कहा कि अब तुम मेरी तरफ से फ्री हो, मैंने तुमको जितना सिखाना था सिखा दिया, अब तुम तैर सकते हो। याद रह जाएगा। इंस्ट्रक्टर ने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। किससे कहा? लेखक से। कब कहा? अप्रैल में। अप्रैल यानी जो अप्रैल में जब उसने पूरा उसको सिखा दिया, लगभग 6 महीने बाद। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। ये बेटा बहुत ही मोस्ट लाइन है इसकी। ये लाइन रूजवेल्ट की है और ये रूजवेल्ट साहब है, इन्होंने ये बात कही थी, तो इसको कोट किया है लेखक ने इस पार्ट में। तो ये सीधा पूछा जा सकता है कि किसने कही, तो आप याद रख लेंगे रूजवेल्ट ने। और दूसरी तरीका है कि लाइन देके आपको ब्लैंक्स दे देगा कि ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो लगभग मेरा जहाँ तक आइडिया है ये फियर को गायब करेगा। तो आप ये देख लेना कि यदि इसमें से ये एक वर्ड आपसे मिसिंग पूछता है तो फियर याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि जो सीधा पूछ सकता है YMCA पूल है वो कैसा था? तो सेफ था। कैसा था? सेफ था। तो इस तरीके से हम इसमें से तैयार कर सकते हैं और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हम आराम से तैयारी कर लेंगे। और जहाँ तक बेटा मेरा कॉन्फिडेंस है या मेरा सोचना है, अनुभव कहता है कि जो छोटे वाले प्रश्न आएंगे हमारे लिए 12, वो इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। कहने का मतलब वो इसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से इसको तैयार करें और फिर हम, आपकी सफलता ही मेरा प्रयास है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो तैयारी है वो इस तरीके से करें कि पॉइंट टू पॉइंट, जिस प्रकार से मैं आपको बना के दे रहा हूँ पॉइंट्स, उसी तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कर लें। फिर यही प्रार्थना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कि जो प्रश्न है वो पूछता है कि भाई जो द पैडलर है, पैडलर आप जानते हो कि रेड ट्रैप वाली कहानी का जो पैडलर है वो पैडलर है, वो रेड ट्रैप्स बेचा करता। मैं पॉइंट बना के आपको याद करने का तरीका है। तो पैडलर क्या बेचा करता था? प्रश्न है क्या बेचता था? तो आप कहेंगे रेड ट्रैप्स बेचता था। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि वो रेड ट्रैप बनी किससे होती थी? तो वो वायर से बनी होती थी। तो 2 प्रश्न बन गए। पैडलर क्या बेचा करता था? तो रेड ट्रैप बेचा करता था, वो वायर से बनी होती थी। 2 प्रश्न। तीसरा है द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। ये कोटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये किसी भी तरीके से पेपर में आए लेकिन कंफर्म आएगी, पक्का सॉलिड। तो इसको अच्छे से याद कर लें। ये जो आइडिया था ये किसका था? किसने कहा था? पैडलर ने कहा था। द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। तो एक तो सीधा पूछ सकता है कि किसने कहा, तो आप कहेंगे पैडलर ने कहा। अब इसमें पूरी लाइन दे के यदि ब्लैंक्स दे दे, खाली स्थान दे दे, तो रेड ट्रैप की जगह खाली दे सकता है या दूसरी जगह दे सकता है। आपको लाइन पूरी याद होनी चाहिए। फिर सिंपल क्वेश्चन है आगे कि आयरन मिल है उसका नाम क्या था? तो आप याद रखेंगे रम्सजो आयरन वर्क्स नाम था। रम्सजो आयरन वर्क्स। आपको ऑप्शंस में से चूज करना है, बस एक बार दिमाग में बैठा लीजिए इसको। उस मील का मालिक कौन था? तो उसका पार्ट में नाम दिया हुआ आयरन मास्टर। आपको याद रखना है मालिक मील का आयरन मास्टर था। उसकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ था। उसकी डॉटर का नाम एडला विलियमसन था। एडला विलियमसन। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। मील का नाम रम्सजो आयरन वर्क्स था। मील का मालिक कौन था? आयरन मास्टर। उसकी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ। डॉटर का नाम था एडला विलियमसन। और उसी जो में कारखाने में काम करने वाला जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसका नाम था स्टैनस्टॉर्म। स्टैनस्टॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा याद कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तूफ़ानी नाम कहाँ से आ गया, तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए हल्का सा, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, आपको ऑप्शंस में से लेना है इसको। तो फिर अगला है नेम ऑफ द गेम प्लेड विद द क्रॉफ्टर। तो वो जो आपका पैडलर है वो एक दिन की शरण लेता है किसी बूढ़े आदमी से, जिस बूढ़े आदमी का जो नाम दिया गया वो क्रॉफ्टर दिया गया है। रात को उसके पास रहता है ना।
तो वहाँ पर वो उसको कुछ चीज़ें उपलब्ध कराता है जो आगे के प्रश्न में दे रखी हैं। आवास, एक रात का आवास देता है ना, पोरीज खाने के लिए देता है, और तंबाकू लास्ट में खाने के बाद तंबाकू का उसको, जिसको मेहमान नवाजी कहते हैं, वो करता है ना। तो ये याद रखना। तो वो सब करने के बाद में सोने से पहले वो एक ताश का एक गेम खेलते हैं, उसका नाम याद रखना है जोलिस। क्या नाम याद रखना है? जोलिस, जिसको हम चौपर भी कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जोलिस नाम का कोई ताश का खेल खेलते हैं, है ना। अच्छी बात नहीं है, तुम मत खेला करो, है ना, लेकिन ये खेलते हैं भाई। तो आपको याद रखना है बस कि क्रॉफ्टर और जो पैडलर है उन्होंने कौन सा गेम खेला था, तो जोलिस गेम खेला था। अगला प्रश्न है कि जो क्रॉफ्टर था बूढ़ा आदमी, वो पहली बात तो कैसे पैसे कमाता था, उसकी आजीविका का साधन क्या था? तो वो गाय का दूध बेचता था, गाय का दूध बेचकर कमाई करता था। ठीक है। अब अगला है कि उससे कितनी कमाई हुई उसको उस महीने? तो 30 क्रोनर। कितनी हुई थी? 30 क्रोनर, याद रखना है। ठीक है। और वो 30 क्रोनर है वो 10-10 के 3 नोट थे। 30 क्रोनर टोटल था और 10-10 के 3 नोट थे। 30 क्रोनर। फिर ये आपने याद कर लिया कि क्रॉफ्टर ने पैडलर को क्या क्या दिया? तो आवास दिया, पोरीज खाने के लिए दिया, तंबाकू दिया लास्ट में। फिर उसके बाद में है कि आयरन मास्टर ने पैडलर को गलती से क्या समझ लिया? तो ये आपको याद रखना है, कैप्टन वॉन स्टैनले। कैप्टन वॉन स्टैनले, ठीक है, नाम याद रखना। उसने गलती से समझ लिया कि ये कोई मेरा पुराना रेजिमेंटल कोई कौन दोस्त है ना। तो वो गलती, अंधेरा था वहाँ पे, पहचान नहीं पाया, तो गलती से उसने उसको दोस्त समझ लिया। फिर वो उसके अपने घर ले जाता है ना। तो वहाँ से अगला है कि लास्ट में जो पैडलर है ना, वो गिफ्ट दे के जाता है। पहली बात किसको दे के जाता है? तो एडला को। किसको दे के जाता है? एडला को। ठीक है। और उस गिफ्ट में 3 चीज़ें होती हैं बेटा, आपको याद रखना है। पहली चीज़ क्या थी? छोटी सी है कि चूहेदानी। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी? 3 नोट। वही 3 नोट याद है ना आपको? वही 10-10 के 3 नोट, यानी 30 क्रोनर। 3 नोट वो उस चूहेदानी में डाल देता है मोड़ के, और उसी में एक लेटर होता है। क्या होता है? उसी में एक लेटर होता है। ठीक है। ये 3 चीज़ें उसको वो गिफ्ट में दे के जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और है इसी में कि लास्ट में उस लेटर के वो साइन करता है ना। तो वो साइन है वो पैडलर नाम से नहीं करता, वो करता है कैप्टन वॉन स्टैनले के। किस नाम से करता है? इस नाम से साइन करता है। यानी उस लड़की ने, एडला ने उसके साथ कैप्टन के जैसे व्यवहार किया, तो वो भी एडला के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो रियल कैप्टन हो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार करके जाएं। अगला जो पार्ट है वो आपके लिए है, वो हम लेते हैं द इंडिगो। द इंडिगो। तो द इंडिगो पार्ट है, उसका हम पहला प्रश्न याद करने जा रहे हैं। वो है, आपको पता ही है इंडिगो की, जो मैं आपको हल्की सी कहानी बता देता हूँ तो वो, जिससे कि आपको अच्छे से याद रह जाए कि पहले जब भारत गुलाम था तब यहाँ पर बिहार साइड में ज़बरदस्ती किसानों से खेती करवाई जाती थी, नील की खेती, जो कि पूरी की पूरी अंग्रेज़ों को लगान के रूप में या कर के रूप में पूरी की पूरी जमा करवा दी जाती थी। और उस समय उस जो पद्धति थी उसको 3 कठिया पद्धति कहते हैं। क्या कहते थे? 3 कठिया पद्धति। तो उससे संबंधित यही कहानी का कथानक है। तो ये कहानी उसी नील की खेती पर डिपेंड है, इंडिगो। तो पहला प्रश्न है कि जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो वो दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1916 दिसंबर लखनऊ, ठीक है। फिर है तो ये इस पार्ट में इसलिए आया कि यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ला जी हैं, जो चंपारण के क्या हैं, किसान, शेयर क्रॉपर, पीजेंट हैं, वो इसी अधिवेशन में गांधी जी से उस बात की शिकायत करने आए थे। तो इसलिए तो फिर गांधी का जो सेंट्रल इंडिया का आश्रम है वो कहाँ है, सेवाग्राम में, ये याद रखना है। तीसरा प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल हैं वो कहाँ से हैं, तो वो हैं भाई चंपारण बिहार से। तीसरा अगला प्रश्न है कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी शुक्ला जी के निमंत्रण पर किसानों की सहायता करने के लिए चंपारण गए थे, तो उनका जो पूरा रूट था वो क्या था, देखो वो कोलकाता आए, कोलकाता में उनको शुक्ला जी मिले, ठीक है। शुक्ला जी के साथ वो कहाँ गए, दोनों पटना गए, ठीक है। पटना में राजेंद्र प्रसाद के साहब के घर पे गए, ये वो बाहर थे, मिले नहीं। फिर वहाँ से इन्होंने मिस्टर JB कृपलानी साहब को टेलीग्राम कर दिया और वो गए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर रुकने का इनका कारण था कि भी चंपारण की जो सारी घटना है उसकी पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठी कर ली जाए, तो उन्होंने चंपारण से पहले मुजफ्फरपुर में रुकना उचित समझा। मुजफ्फरपुर में ये प्रोफेसर JB कृपलानी के जो उन्होंने स्टेशन पर JB कृपलानी ने इनकी आवभगत की, इनका जो अगुवाई की अपने बहुत से स्टूडेंट्स के साथ, वो डेट थी 15 अप्रैल 1917, मुजफ्फरपुर स्टेशन, ठीक है। अब 2 दिन तक ये मुजफ्फरपुर में किसके घर पे रहे थे, उनका नाम है मलकानी, ठीक है, प्रोफेसर मलकानी, ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अगला है कि भाई जो अंग्रेज जमींदार थे, है ना, और चंपारण के जो गरीब किसान थे, तो उनके बीच में जो उस समय की मुख्य जो कॉमर्शियल क्रॉप थी, ये भी आपको याद रखना है, उस समय की मुख्य कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी थी, इंडिगो। तो उसके संबंध में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, जो भी समझौता था, वो था 15% ज़मीन पर इंडिगो उगाई जाएगी। कितने प्रतिशत पर, 15%। और ये था 3/20, 3/20, इसको बोलते हैं 3 कठिया पद्धति। तो आपको याद रखना है 15% या 3/20, 3/20 पर बोई जाएगी, जो कि जिस पर पूरा अधिकार अंग्रेजों का होगा। इस तरीके का वहाँ पर समझौता हो रखा था। फिर है अगला जो क्वेश्चन है वो चंपारण जगह से रिलेटेड है कि चंपारण एक ज़िला था, ठीक है, और ये ज़िला है वो तिरहट डिवीज़न में था, डिवीज़न यानी संभाग। तो ये ज़िले का नाम था चंपारण है, और उसका संभाग कौन सा था, तिरहट, ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी राजधानी का नाम था मोतिहारी। क्या नाम था, मोतिहारी। ये आपको नाम याद रखने हैं, पॉइंट बनाए हुए हैं, इजी वे में याद हो जाएंगे, 1 बार 2 बार देखोगे इतने में याद हो जाएंगे आपको। और अगला क्वेश्चन है कि उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था वहाँ का, तो वो याद रखना है एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट नाम था, एडवर्ड गेट नाम। तो इसके सर लगा हुआ था, लेकिन ये इस लायक थे नहीं इनको सर लगाएं, तो इसलिए मैंने सर हटा दिया। आपको याद रखना एडवर्ड गेट, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा कि गांधी जी है, गांधी जी ने कितने नुकसान की भरपाई की मांग की, तो उसने मांगा था 50%। गांधी जी ने कितना मांगा, 50%, ठीक है। अब उनके जो प्रतिनिधि थे, जमींदारों के प्रतिनिधि, उन्होंने ऑफ़र किया भाई हम तो 50 नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि बात बनाने के मकसद से नहीं थे, वो तो बिगाड़ने के मकसद से थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो 25 ही देंगे। उनको लगा गांधी जी नहीं मानेंगे, गांधी जी नहीं मानेंगे, तो लेकिन गांधी जी है 25% पर एग्री हो गए। ये ध्यान में रखना, डिमांड 50% की थी, लेकिन एग्री कितने पर हो गए, 25% पर ही एग्री हो गए। इसका रीज़न ये था, गांधी जी ने ये कहा कि यहाँ पर
परसेंटेज वैल्यू नहीं रखते, यहाँ पर वैल्यू ये बात रखती है कि किसानों की पहली बार जीत हुई और अंग्रेज पहली बार झुके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक उन्होंने सही सोचा। फिर वो जो मामला है वो सही हो गया, एक तरीके से हम कहें कि किसानों की पहली बार विजय हुई भारत में। तो उसके बाद वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी उसको सुधारने के लिए गांधी जी ने 6 जगह प्राथमिक स्कूल खोले, ठीक है। तो वहाँ पर वॉलेंटियर टीचर के रूप में 2 जने थे, उनका नाम याद रखना है, महादेव देसाई और नरहरि पारिख। इन्होंने स्वयं की इच्छा से पढ़ाने की इच्छा जाहिर की। तो इनका नाम याद रखना है, महादेव देसाई और नरहरि पारिख। इसके बाद में अगला प्रश्न आपको याद रखना है कि देवदास जी कौन थे। तो ये देवदास जी गांधी जी के छोटे लड़के थे, याद रह जाएगा। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ पर चंपारण में जो चिकित्सा व्यवस्था थी बहुत ही बेकार थी, इसलिए वहाँ कुछ डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई गांधी जी के स्वयं के दम पर, और वहाँ पर कुछ दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई थी। तो उनका नाम याद रखना है बेटा, एक तो था कैस्टर ऑयल, एक था सल्फर ऑइंटमेंट और एक था कुनाइन। इन 3 उपलब्ध कराए गए थे। तो यही अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से मिला जुला कर उनको दे दी जाती थी, जिससे कि स्वास्थ्य का लाभ हो सके। तो ये मुख्य प्रश्न हैं जिनको कि आपको याद रखना है। पॉइंट वाइज बनाए गए हैं, बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे से आप याद करके इसका लाभ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर, जो कि इंडिगो के बाद आने वाला है, जो कि पोएम सेक्शन से है। उसमें पहली जो पोएम आपके सिलेबस में दी गई है वो पोएम है माय मदर एट 66। तो ये मैंने सीधा ही डाल दिया पॉइंट में, हिंदी भी माय मदर एट 66 है। वो किसके द्वारा लिखी गई है आपको याद रखना है, कमला दास, ठीक है। इंडियन पोइटेस हैं, बहुत ही शानदार लिखती हैं, मौका मिले तो इनको पढ़िएगा, और इंटरेस्टिंग भी लिखती हैं। फिर है फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ही, पोइटेस कौन है, कमला दास। तो इस पोएम के अनुसार कमला दास हैं वो कहाँ जा रहे थे, तो कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे, ठीक है। कहाँ जा रहे थे, कोचीन एयरपोर्ट। फिर है अपने माता पिता के घर से जा रहे थे, और कहाँ जा रहे थे, पेरेंट्स के घर से कोचीन हवाई अड्डे जा रही थी, और उस समय उनके साथ उनकी माँ थी और वो कार में थे, ठीक है। कार में बगल वाली सीट पर बैठे थे। ये आपको याद रखना है। पुनः एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। कमला दास है वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, उस समय उनके साथ उनकी मदर थी, वो दोनों कार में थे और वो बगल वाली सीट पर बैठी थी, ठीक है। तो वो कमला दास है वो बगल में अपनी माँ की तरफ देखती हैं। तो उस समय जो वो लाइन पोएम में दी गई है वो आपको याद रखनी है कि डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक। अब इसमें से पूछने का तरीका क्या हो सकता है, देखो ध्यान से। एक तो ये लाइन कौन सी पोएम चाहिए, तो आप कहेंगे माय मदर एट 66 चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसी में से कि कोई भी इनमें से जो वर्ड है जो अंडरलाइन किए हुए हैं उन वर्ड को मिस कर देगा और फिर आपको पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा तरीका। तीसरा है कि इस लाइन में से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें पोइटिक डिवाइस कौन सी है, पोइटिक डिवाइस कौन सी है, तो आप कहेंगे सिमली है, ठीक है। सिमली के लिए याद रखो कि लाइक या एज आ जाए, लाइक या एज आ जाए तो वहाँ पर 100% कौन सी है, सिमली है। लाइक या एज दो नाम याद रखो। पोइटिक डिवाइस पूछेगा लाइक एज, तो लाइक एज से पोइटिक डिवाइस पूछेगा तो आप कहेंगे सिमली है 100%, ठीक है। दो नाम याद रखने लाइक एज। अगला प्रश्न है कि पोएटेस है वो अपनी माँ के चेहरे को इस कविता में कंपेयर करती है, ठीक है। तो दो कंपैरिजन दी गए हैं।
एक तो है फर्स्ट जो कंपेयर करती है पहले, वो तो करती है कोप्स से, यानी डेड बॉडी या शव जिसको कहते हैं। और सेकंड है लेट नाइट विंटर्स मून, लेट नाइट विंटर्स मून। ये दो नाम आपको याद रखने हैं कि दो बार कंपेयर करता है, पहली बार कोप से करता है, दूसरी बार मून से करता है, ठीक है। अगला है कि देखेंगे तो अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके बचपन का डर कौन सा था, तो अपनी माँ को खोने का डर था, टू लूज हर मदर, ठीक है। अगला है, ये लाइन आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है कि ये लाइन कौन सी पोइम चाहिए, सी यू सून अम्मा, ठीक है, तो ये माई मदर एट 66 चाहिए। फिर है लास्टली स्माइल एंड स्माइल स्माइल ओनली, तो जो पोइम के लास्ट में है वो पोइटेस है, वो जाती है अलग होती है अपनी माँ से, तो वो स्माइल स्माइल एंड स्माइल करती है। तो लास्ट लाइन एक तो ये याद रखना है कि ये लास्ट लाइन है, और दूसरा याद रखना है कि ये माई मदर एट 66 की लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगली पोइम पर। अगली पोइम है, वो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम एरिया। एन एलिमेंट्री क्लासरूम, स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम एरिया। तो इसको जो है वो देखेंगे थोड़ा सा। तो इसका लेखक जो है, इसका लेखक है वो आप याद करेंगे कि इसका जो लेखक हैं इसके, सॉरी कवि हैं इसके स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर कौन है? स्टीफन स्पेंडर। फिर है अगला याद रखेंगे कि जो स्पेंडर साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो गस्टी वेव्स से दूर हैं। एक लाइन याद रखनी है ये नीचे वाली, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, ठीक है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, ये सीधा याद कर लो। इसमें से वो आपको खालिस्तान भी पूछ सकता है और सीधे में पूछ सकता है कौन सी कविता की है, और ये भी पूछ सकता है कि इसमें पोइटिक डिवाइस कौन सी है, तो इसकी पोइटिक डिवाइस है रिपीटिशन। फिर है अगला प्रश्न है, ये जो कवि है ये बच्चों को कंपेयर करता है यानी तुलना करता है, तो किससे करता है? तो नाम याद रखना है, रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स। तीसरा प्रश्न है, जो गर्ल्स हेड वाज बेंट बिकॉज ऑफ, लड़की का सर झुका हुआ है, तो आपको आंसर में दो चीज़ें मिल सकती हैं, या तो डिप्रेशन या बर्डन, डिप्रेशन या बर्डन से उसका सर झुका हुआ है। अगला प्रश्न है कि एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, वो स्वप्न देखता है, पीछे क्लास में बैठा है ना, तो उस गेम का नाम बताना है, किस गेम का स्वप्न देखता है? तो स्क्वेरल्स गेम, स्क्वेरल्स गेम याद रह जाएगा आपको, एक ही गेम का नाम आया है इस कविता में। अगला है कि जो बच्चे हैं उनको वंशानुगत क्या प्राप्त हुआ है, ये प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना ट्विस्टेड बोन्स डिजीज़, मुड़ी हुई हड्डियों का रोग, ट्विस्टेड बोन्स डिजीज़। अगला है द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज मीन्स, तो ये लाइन पहली बात तो याद रखनी है किस कविता से है, तो याद रह जाएगा आपको एलिमेंट्री स्कूल से है। फिर है कि इसका मतलब है कि लड़का क्या है, तो वो थिन है और वीक है, यानी थिन एंड वीक है, ठीक है। अगला इसी से प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो नाम आया है रेड साइज, क्या नाम आया है? रेड साइज, इसमें पोइटिक डिवाइस क्या हो सकती है? तो इसकी पोइटिक डिवाइस होती है मेटाफर। कौन सी होती है? मेटाफर। अगला है द वर्क ऑफ शेक्सपियर इज यूजलेस फॉर द चिल्ड्रन। इस लाइन को ऐसा कैसे याद रखिए बेटा, और इसमें ब्लैंक्स के रूप में पूछेगा तो जो शेक्सपियर आएगा कि शेक्सपियर का काम उन बच्चों के लिए किसी काम का नहीं है, बेकार है, ठीक है। फिर अगला है द स्लम चिल्ड्रन हैव द ड्रीम। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, डायरेक्ट इस ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और सीधा जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में पूछा जा सकता है कि जो स्लम चिल्ड्रन हैं उनका स्वप्न क्या है? तो उनका स्वप्न है कि वो भी इस स्लम एरिया से निकलें और बाहर खुले में जाएं, ओपन में जाएं, ऐसा उनका स्वप्न है। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इससे तैयार करें। और इसके बाद अगला जो पोएम है वो है कीपिंग क्वाइट, बहुत ही अच्छी पोएम है
और आप ये देखेंगे कि कीपिंग क्वाइट है वो पहली बात कि लिखी किसके द्वारा गई है, तो लिखी गई है पेब्लो नेरूडा। पेब्लो नेरूडा, आपको नाम याद रखना है, पेब्लो नेरूडा, ठीक है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि इस पोइम में कवि काउंट करने के लिए कहता है, तो कहाँ तक काउंट करने के लिए कहता है, 12 संख्या याद रखनी है, 12। फिर एक लाइन याद रखनी है कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा, सब चुप हो जाएंगे, तो वो मोमेंट कैसा होगा, तो एग्जोटिक, विलक्षण, अद्भुत मोमेंट आएगा जब पूरी पृथ्वी शांत हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आदमी है जिसके हाथ चोटिल हैं वो इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, आपको पूछ रहा है क्या इकट्ठा कर रहा है, तो वो नमक इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। फिर है इसमें वॉर्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको इसमें 3 याद रखने हैं। ग्रीन वॉर यानी प्रकृति से संबंधित, वॉर विद गैस एंड फायर प्रदूषण से संबंधित, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, 3 नाम याद रखने हैं। अगला है सीधी सिंपल सी नाम, एक सेंटेंस याद रखनी है जिसमें एक ब्लैंक्स दे सकता है, ठीक है, या तो ब्लैंक देगा गुड या देगा मूविंग, ठीक है। तो सिंपल लाइन है, कंस्टेंट मूविंग डजंट डू एज एनी गुड, ठीक है। तो इसमें गुड या मूविंग को ब्लैंक देके आपसे पूछेगा। फिर अगली लाइन आपको याद रखनी, इन डेथ देयर इज, सिंपल सी लाइन है, डेथ आपको पीस है वो ब्लैंक करके पूछेगा, इन डेथ देयर इज पीस, की डेथ में भी क्या होती है, शांति होती है। और ये इसकी कोटेशन आई थी, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। फिर अगला है द अर्थ कैन टीच अस, तो एक यहाँ ब्लैंक दे सकता है और क्या सिखा सकती है, अलाइव, ठीक है। और तो इन दोनों ब्लैंक्स से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगला है कि इस पोएम में सैडनेस 2 प्रकार की बताई गई हैं, तो वो दोनों याद करनी है। पहली तो है कि स्वयं को न समझना, एक तो ये है प्रॉब्लम, नेवर अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। दूसरा है थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, दूसरी जो उदासी है वो किस चीज़ की है कि हम खुद को ही डराते रहते हैं, किसके नाम पर, डेथ के नाम पर। तो ये याद रखना है और ये आपको लाइंस भी याद रखनी है। अगला है अकॉर्डिंग टू द पोएट मैक्स नॉइज, की पोएट के अनुसार कौन सी चीज़ है वो आवाज़ कर रही है, शोर कर रही है, तो वो मशीन है, क्या है, मशीन, वो मशीनरी को बंद करने के लिए कहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कीप क्वाइट, तो ये अंतिम लाइन है इस पोएम की, कीपिंग क्वाइट की लाइन है ये, तो आप पता चल जाएगा। और ये लास्ट लाइन है और ये पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट लाइन है। तो इस तरीके से हम इसके जो क्वेश्चन हैं वो हमने क्लियर किए हैं और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से याद भी रहे होंगे। आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिर हम चलते हैं अगले पोएम की तरफ, जो है थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसकी आई है वो फर्स्ट स्टेंजा से है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे कहेगा कि फॉर एवर है उसको ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज, आप कहेंगे जॉय फॉर एवर। अगला क्वेश्चन है एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड द लिव इन, इसमें ब्लैंक्स पूछेगा, डेफोडिल्स नाम याद रखना है, ठीक है। ऐसे याद नहीं रहे तो आप ग्रीन वर्ल्ड के साथ इसको कनेक्ट करके याद रख लें। अगला थर्ड जो क्वेश्चन है वो है स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो ये ब्लूम्स वर्ड के साथ याद कर लें, ब्लूम्स यदि वर्ड्स आता है तो उसमें मस्क रोज आंसर देनी है आपको, ब्लैंक्स में पूछेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, फर्स्ट वर्ड याद रखना है। अब ये पूछता है फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, तो ये इमोर्टल ड्रिंक याद रखनी है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक आता कहाँ से, हेवंस ब्रिंक, दोनों क्वेश्चन याद रखनी है। अगला है अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, तो स्लीप के साथ वर्ड याद रखना है स्वीट ड्रीम्स। अगला है फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, तो
तो इसमें अर्थ को आपको क्या कर देगा, ब्लैंक दे देगा और फिर पूछेगा। तो आपको याद रखना है फ्लोरी बैंड किसको बाइंड करती है, अपन को किससे, अर्थ से। बाइंड यानी अपन को पृथ्वी से जोड़े रखती है। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रीज प्रोवाइड शेडी बून फॉर शीप। सीधा पूछ लेगा कि ट्रीज है वो किसको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप कहेंगे शीप को। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत कम हैं, बस आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको क्लियरली याद रह जाएगा। अगली जो आपकी पोएम है वो ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स किसके द्वारा लिखी गई, पहला ही क्वेश्चन है, तो एंड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है, तो पोइट याद रखना है। इसके बाद है कि फर्स्ट जो लाइन है वो आपको कहती है ऑन्ट जेनिफर वो किस प्रकार की लेडी थी, तो आप कहेंगे टिमिड, डरपोक सी थी, कायर सी थी। अगला क्वेश्चन है, ये जो टाइगर है, जो ऑन्ट जेनिफर के टाइगर पोएम में बताए गए हैं वो कहाँ हैं, तो वो बेटा पर्दे पर हैं, तो आपको कहना है स्क्रीन या पैनल, स्क्रीन या पैनल। अगला पूछता है कि जो पोएटेस है वो कंपेयर करती है अपने टाइगर्स को, ठीक है, तो किससे करती है, तो टोपाज, टोपाज से कंपेयर करती है। तो टोपाज कैसा होता है, येलो। तो यदि कलर पूछा जाएगा तो येलो, और यदि आपको सीधा डायरेक्ट देता है तो आप कहेंगे टोपाज से कंपेयर किया था। तो टोपाज डेनिजन्स कहा था, डेनिजन होता है जो आपके जंगलों में रहने वाले। अगला है एक लाइन है, द ऑन्ट फाइंड इट हार्ड टू पुल। तो यहाँ इट किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है या किसके लिए आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इट है वो यहाँ पर आइवरी नीडल के लिए आया है। आइवरी नीडल यानी आंट है उसको बड़ा कठोरता महसूस होती है या श्रम महसूस होता है खींचने में, किसको, नीडल को, सुई को। जब वो ये अपनी ऊन से टाइगर्स बना रही थी तो वो इतनी कमज़ोर थी कि उसको सुई खींचने में भी दिक्कत हो रही थी, तो वो याद रखना आइवरी नीडल। इसके बाद में है कि टाइगर्स ऑन पैनल वर मेड ऑफ, तो किससे बनाए गए थे, वूल से। अगला क्वेश्चन है द टाइगर्स मेड बाय द आंट डू। तो जो टाइगर्स आंट के द्वारा बनाए गए थे वो क्या करते हैं, 3 नाम याद रखना है, प्रेंस करते हैं, उछल कूद, फील प्राउड करते हैं, एंड बी अनअफ्रेड, निर्भीक रहते हैं। 3 नाम याद रखना, प्रेंस, फील प्राउड एंड बी अनअफ्रेड। अगला क्वेश्चन है द वर्ड, ये एक शब्द आया है सेवेलरी, तो ये किसके लिए आया है, तो टाइगर्स के लिए। आपको पता है आंट को तो आपने टिमिड बना दिया, तो बचे कौन, इसमें 2 ही पात्र हैं, तो दूसरा टाइगर्स के लिए आ सकता है। अगला है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये सीधा नाम याद रखना है, वेडिंग बैंड। मैसिव वेट यानी वजन, तो आंट के हाथ पर है वो किस चीज़ का वजन महसूस करती है, तो वो शादी वाले बैंड का। अगला है टाइगर्स विल सर्वाइव आफ्टर द डेथ ऑफ आंट, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि आंट के मरने के बाद में भी उनके द्वारा बनाए गए उसके जो टाइगर्स हैं वो सरवाइव करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको देखना है, अच्छे से इनको याद करना है। कोशिश तो यही की गई है कि जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें इन प्रश्नों से बाहर न जाए और आप इसमें अच्छे से फ़ायदा ले पाएँ। इसके बाद अगला जो सेक्शन है ग्रामर का, वो आपके लिए अलग से सेकंड क्लास दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप आज को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 2 रेगुलर बैक टू बैक क्लासेस आएंगी, उस क्लास को थोड़ा इजी और अच्छे से समझाने के लिए अलग से उसका वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।